वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। आज की कहानी है मोहभंग। श्रीकांत हाथ में लिफाफा लिए हुए घर में घुसे। पत्नी सुमित्रा लिफाफा देखते ही खुश हो गई थी। वे बोली, क्या अर्नब की चिट्ठी आई है? वह कब आ रहा है? परंतु उनके उदास चेहरे पर निगाह पड़ते ही वे चिंतित हो उठी थी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, आपका चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? पत्नी के सारे प्रश्नों को नजरअंदाज करते हुए श्रीकांत सोफे पर निराश भाव से धंसकर बैठ गए थे। उनका चेहरा झुका हुआ था, दोनों हाथ उनके सिर पर थे। पति का गमगीन चेहरा देख बुरी खबर की आशंका से सुमित्रा एक ग्लास में पानी लेकर आई। फिर पूछा, कांत, क्या बात है? कुछ तो बोलिए। श्रीकांत रुआसे होकर बोले, बैंक से मकान की नीलामी का नोटिस आया है। तुम्हारा लाडला राजकुमार इस मकान के ऊपर बैंक से लोन लेकर अमेरिका गया है। लोन की एक भी किस्त नहीं भेजी है, नालायक कहीं का। तुम्हारे लाडले ने अपने बूढ़े बाप को हथकड़ी पहनाकर जेल भेजने का पक्का प्रबंध कर दिया है। बड़े घमंड और शान से ब्लैंक चेक कहा करती थी ना। देख लो अपने ब्लैंक चेक को, माँ बाप को मुसीबत में डाल गया है। हमारा मकान नीलाम होगा? सुमित्रा घबराकर बोली, किसी तरह कोशिश करके इस नीलामी को रोकिए। इस बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे? जो कहना है अपने राज दुलारे से कहो, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। श्रीकांत बोले, उसकी राह देखते देखते तो आंखों की रोशनी भी चली गई। अब तो आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। पत्नी को रोते देखकर वे खिसियाकर बोले, सुमित्रा शांत हो जाओ, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसलिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। सुमित्रा चुपचाप बैठी रही थी। उन्हें अपने चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ रहा था। उनके जहन में बार बार बेटी तुल्य ननद शची का चेहरा याद आ रहा था। अपने बेटे के मुंह में वे अंधी हो गई थी। बेटे के घमंड में वे शची को जाने क्या क्या कह बैठी थी। कांत ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी तो वे उनसे भी उलझ बैठी थी। कांत, मैं शची से बात करूं? अब तो वही एक सहारा दिखाई पड़ रही है। किस मुंह से उससे मदद मांगोगी? तुमने उसे कितना जलील किया था। मेरा तो राखी का रिश्ता भी तुड़वा दिया, और आज जब तुम्हें ज़रूरत है तो उसकी याद आ रही है। एक बात समझ लो, पैसे बड़ी बुरी चीज़ है। मदद मांगते ही अपने भी पराये हो जाते हैं। उससे तो तुम दुश्मनी ही समझती थी। सुमित्रा अपने आंसू पोंछकर बोली, कांत, हम लोग शची से अपना लोन चुकता करने को कहेंगे, फिर ये घर उसी के नाम कर देंगे और हम लोग किराएदार की तरह उसे हर महीने किराया दे दिया करेंगे। तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन उसने मना कर दिया तो? नहीं, वह मना नहीं करेगी। इससे मैं उसके लिए 10 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इससे हम लोगों की इज्जत सरेआम नीलाम होने से बच जाएगी और घर की चीज़ घर में ही रह जाएगी। सुमित्रा, प्लीज़ इस समय चुप हो जाओ। वे चुप होकर मन ही मन सोचने को विवश हो गई कि आज की स्थिति के लिए काफ़ी हद तक क्या वे खुद जिम्मेदार नहीं हैं। श्रीकांत चिंतित मुद्रा में शून्य में निहार रहे थे। उनके उदास और मुरझाए हुए चेहरे को देख सुमित्रा घबरा उठी थी। यदि कांत इस सदमे को ना झेल पाए और इन्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? वे चुपचाप वहां से उठकर अंदर कमरे में चली आई थी। काफी देर तक वहीं पर बैठे बैठे सोचती रहीं। जब किसी तरह कोई समाधान नहीं सूझा तो उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और शची से माफ़ी मांगते हुए अपनी सारी समस्या खुलकर कह डाली थी। शची के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर पति का ध्यान आते ही वे ग्लास में दूध लेकर आई। कांत ने दूध की ओर निगाह उठाकर देखा भी नहीं। फिर भला वे क्या खाती पीती? पति पत्नी दोनों ही भविष्य के अंधकार की काली माँ की चिंता के कारण एक दूसरे की ओर पीट करके लेट गए। थके हुए कांत कुछ देर में खराटे भरने लगे थे, परंतु निराशा की गर्त में डूबी सुमित्रा अतीत के पन्नों को पलटने में उलझ गई थी। शची उनकी छोटी और प्यारी सी ननद है, जिसकी शादी करने में श्रीकांत ने अपना सब कुछ लुटा दिया था। परंतु लालची पति के अत्याचार से परेशान होकर शची 5 वर्ष की बेटी आन्या को लेकर उनके पास लौटकर आ गई थी। श्रीकांत अपनी बहन शची को पिता तुल्य स्नेह देते थे। उन्होंने सबसे पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाह दी। भाई बहन की मेहनत रंग लाई थी। शची ने पहली बार में ही बैंक की परीक्षा पास कर ली थी। शची की तनख्वाह और प्यारी सी आन्या के आ जाने से उनके खुशियों में चार चांद लग गए। ननद भाभी के बीच प्यारा सा रिश्ता था। नन्ही सी आन्या के ऊपर वे अपना प्यार लुटाकर बहुत खुश थी। वे स्कूल से आती तो वे स्वयं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके साथ खेलती। सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा था। शची अपनी तनख्वाह सुमित्रा के हाथ में ही रखती थी, परंतु फिर भी एक समाना बन पाने की कसक सुमित्रा के मन में उठ जाया करती थी। उनकी शादी के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे
और अब तो वे माँ बनने की उम्मीद भी छोड़ बैठी थी। माँ बनने के लिए वे डॉक्टरों के साथ मौलवी, पंडित, गंडा तावीज़, मंदिर मस्जिद हर जगह चक्कर काटते काटते निराश हो चुकी थी। वे आन्या को पाकर अपने गम को अब काफ़ी हद तक भूल बैठी थी। परंतु कुछ दिनों से उन्हें चक्कर और मितली की शिकायत रहने लगी थी। एक दिन शची ही उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई थी। वे माँ बनने वाली हैं, ये जानकर वे खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। शची ने भाभी की सेवा में दिन रात एक कर दिया था। उन्हें बिस्तर से ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने दिया था। वह घड़ी भी जल्दी ही आ गई थी जब सुमित्रा प्यारे से बेटे की माँ बन गई थी। सुमित्रा की देखभाल के लिए उनकी अम्मा आ गई थी। श्रीकांत, तुम्हें बहुत ही खुश होना चाहिए। बेटा तो ब्लैंक चेक की तरह होता है। इसकी शादी में मनचाही रकम भर के चेक कैश कर लेना। अम्मा की बातें सुन सुमित्रा की आंखें चमक उठी थीं। वे बात बात पर बेटे को ब्लैंक चेक कहकर पुकारती और घमंड में रहने लगी थीं। समय को तो पंख लगे ही होते हैं। अर्नव भी स्कूल जाने लगा था। आन्या 5वीं क्लास में आ गई थी। वह हर बार अपनी कक्षा में प्रथम आती, कभी स्पोर्ट्स में तो कभी डिबेट में मेडल लेकर आने लगी थी। अर्नव भी पहली कक्षा में आ गया था, परंतु वह लाड में बिगड़ता जा रहा था। पति से लड़ झगड़ कर सुमित्रा उसे ट्यूशन भेजने लगी थी। यदि शची कभी अर्नव को डांट देती तो सुमित्रा की तौरियां चढ़ जाती थीं और वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। उनके मन में मेरा तेरा कब पनप उठा था, वे खुद नहीं जान पाई थी। जो शची कभी उनकी प्यारी ननद थी और आन्या लाडली बेटी के समान थी, अब उन लोगों की शक्ल भी उन्हें नहीं सुहाती थी। वे आन्या की सफलता देख ईर्ष्या की आग में धधकती रहती थी। उन्हीं दिनों शची और अजय की नज़दीकियों की खबर उन्हें सुनने को मिली थी। वे तो भड़ास निकालने का कोई मौका तलाश ही रही थी। एकदम से विफर कर बोली थी, वह गंजा अजय जिसकी बीवी 2 साल पहले कैंसर से मरी है। बड़े बड़े 2 लड़के हैं उसके। भला दिल फेंक निकला वह, क्यों अपनी बाकी की ज़िंदगी खराब करने पर तुली हुई हो। लगता है उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर मर मिटी हो। भाभी, आप नाहक नाराज़ हो रही हैं। मैं गौरव और आरव दोनों बच्चों से कई बार मिल चुकी हूँ। दोनों मुझे बहुत पसंद करते हैं। तुम्हें जहाँ मर्जी हो जाओ, परंतु आन्या को मेरे पास ही छोड़ना होगा। उसके बिना भला मैं कैसे रहूँगी। वे सुबह सुबह कर रोने लगी थी। फिर धीरे से बोली, शादी कब करने वाली हो। उत्तर कांत ने दिया था, इसी 25 दिसंबर को। वे चिढ़कर बोली थी, सारी खिचड़ी भाई बहन के बीच पक चुकी है। बस मैं ही गैर थी जिसे तुम लोगों ने एकदम अंधेरे में रखा था। शची आन्या को अपने साथ अपने नए घर में ले जाना चाहती थी, परंतु सुमित्रा ने आन्या को सौतेले पिता की उल्टी सीधी बातें बताकर भड़का दिया था। वे अपनी माँ के साथ दूसरे घर में जाने को तैयार नहीं हुई थी। शची ने आन्या को हालांकि अजय, उनके पुत्रों गौरव व आरव से कई बार मिलवाया, परंतु सुमित्रा और स्कूल की सहेलियों की बातों को सुनकर आन्या माँ की दूसरी शादी के विरोध में खड़ी थी। अजय और बच्चों का सहयोग पाकर वह बहुत खुश थी, परंतु बेटी आन्या के बिना उसे सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। आन्या फ़ोन पर भी माँ से बात नहीं करती थी। सुमित्रा ने आन्या को इसलिए नहीं जाने दिया था कि शची बेटी की वजह से उन्हें अपनी तनख्वाह देती रहेगी। उसकी तनख्वाह के कारण ही वे मालामाल बन चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी पहली तारीख का बेसब्री से इंतजार करती रही, परंतु न शची आई न पैसे। शची ने पैसे भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जिसे वे लेना उचित नहीं समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने सुमित्रा से इसकी चर्चा करना ज़रूरी नहीं समझा था। अब सुमित्रा का मिजाज बदल गया था। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई थीं। आन्या उनकी सहायिका बनकर रह गई थी। वे उसे घरेलू कार्य में उलझाकर पढ़ने का समय भी नहीं देती थी। कांत उसके लिए दूध गर्म करते तो कभी ठंडा दूध पीकर ही वे स्कूल चली जाती। उसे टिफिन में ताजे नाश्ते के स्थान पर बिस्कुट या ब्रेड मिलने लगी थी। स्कूल यूनिफॉर्म अक्सर प्रेस भी नहीं होती थी। जूते में पॉलिश मुश्किल से वे कभी कभी कर पाती थी। जब फरवरी में उसका फाइनल रिजल्ट आया तो उसका बी ग्रेड देखकर सुमित्रा पति के सामने उसकी शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ गई थी। स्कूल से आने की शिकायत शची के पास पहुंची थी। उसका रिजल्ट देखकर वह रुआसी हो उठी थी। वह पति अजय के साथ बेटी से मिलने आई तो उस दिन सुमित्रा ने उन लोगों का अपमान किया और आन्या की बुराइयों का पिटारा खोलकर बैठ गई थी। भाई श्रीकांत ने अकेले में बहन से बेटी को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया था। पैसा ना मिलने की तिलमिलाहट थी ही, और अब आन्या के जाने की सुगबुगाहट से सुमित्रा के हाथों के तोते उड़ गए थे। उन्हें आन्या के रूप में एक मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। शची अपनी अबोध बेटी के उलझे बाल, गंदे एवं टूटे बटन वाली फ्रॉक, अनासी अवस्था व उतरा हुआ चेहरा देखकर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी।
वह सोचने को मजबूर हो गई थी कि बेटी किस अवस्था के लिए क्या वह स्वयं जिम्मेदार नहीं है। वह तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है और उनकी बेटी की ऐसी दयनीय दशा। उस दिन काफ़ी कहा सुनी हुए हंगामे के बाद शची बेटी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगी तो सुमित्रा ने सारे रिश्ते तोड़ने की बात कह दी थी। उस दिन से आज तक दोनों के बीच सारे संबंध समाप्त हो गए थे। क्योंकि अर्नव और आन्या एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए सुमित्रा को आन्या की ऊंचाइयों को छूने की सारी दास्तां पूरी तरह से मिलती रहती थी। अर्नव ट्यूशन के सहारे बस पास भर होता रहा, परंतु उनके लाड़ में बिगड़ा हुआ वह ब्रांडेड कपड़ों के शौक में उलझा रहा। वे हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा विदेश में जाकर डॉलर में कमाई करे। अपनी इच्छा पूर्ति के चक्कर में सुमित्रा को इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए अपने प्रोविडेंट फंड से बड़ी रकम निकालकर डोनेशन के लिए देनी पड़ी थी। श्रीकांत एक बड़ी दुकान में सेल्समैन ही तो थे। कभी बेटे के लिए बाइक ज़रूरी हो गई थी, तो कभी नई मॉडल का एंड्रॉयड फ़ोन, तो कभी ब्रांडेड गॉगल्स। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस और बेटे का लंबा चौड़ा हाथ खर्च देते देते उनके फंड से काफ़ी कुछ निकलता जा रहा था। अर्नव का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसे कॉल सेंटर में नौकरी मिली थी। अमेरिका के हिसाब से उसे रात में जाकर काम करना पड़ता था। वह शाम 7 बजे जाता था और सुबह 8 बजे लौट कर आता था। उसका शरीर रात की नौकरी नहीं झेल पाया था। वह बीमार होकर घर लौट आया था। काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा था। उसने 2 बार जीआरई की परीक्षा दी, परंतु असफल रहा था। वहीं पर वह उन दलालों के चंगुल में फंस गया जो ठेके पर लड़कों को अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। वे लड़कों को अपने जाल में फंसाने के लिए सारे हथकंडे आजमाया करते थे। एक दिन वह अपने मित्र सुधांशु को लेकर आया था। पापा, सुधांशु अमेरिका जा रहा है। माँ प्लीज़ आप पापा को समझाइए, सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वहाँ मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। मैं वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट करके आऊँगा तो यहाँ मुझे बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा। वहाँ रहूँगा तो डॉलर में कमाऊँगा। सोचिए ज़रा, बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी, क्या ठाठ होंगे आपके। कांत नाराज होकर बोले थे, सुधांशु तो नेता का बेटा है, अपने पिता के पैसे पर ऐश कर रहा है। मेरे पास पैसा कहाँ रखा है जो मैं दे दूँ। पापा प्लीज़ आप कहीं से कर्ज ले लीजिए, मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा। अब उसने बैंक में लोन के लिए अर्जी डाल दी थी। सीधा फॉर्म लेकर गारंटर की जगह हस्ताक्षर करने का हुक्मनामा सुना दिया था। घर के पेपर्स उसने श्रीकांत से पूछे बिना ही निकाल लिए थे। कई दिनों तक घर में अशांति छाई रही थी, परंतु हमेशा की तरह ही सुमित्रा बेटे के समर्थन में खड़ी होकर बोली थी, पेपर बैंक में रखने से उसका भविष्य सुधर जाता है तो उसमें क्या परेशानी है, कर दीजिए हस्ताक्षर। कान चिल्लाकर बोले थे, जब तक जिंदा हूँ सिर पर छत चाहिए कि नहीं। एक एक ईंट जोड़कर इस 2 कमरे का घर किसी तरह बना पाया हूँ, वह भी जीते जी गिरवी रख दूँ। मैंने इस घर को बनाने में अपना खून पसीना बहाया है, तब जाकर ये बना पाया हूँ। आखिरकार सुमित्रा के दबाव में कांत को मजबूर होकर उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़े थे, परंतु उस समय उनकी आंखों से आंसू भर भर कर निकल पड़े थे। उस दिन सुमित्रा का भी मन खराब हुआ था, पर बेटे की खुशी के लिए वे सब कुछ करने को तैयार थीं। आखिर वह उनका ब्लैंक चेक जो था, बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेकर सुमित्रा ने अर्नव को दे दिए थे। बेटे को खुश देखकर सुमित्रा को तसल्ली तो हुई थी, परंतु कांत उस रात खून के आंसू रोए थे। अर्नव उसी दिन मुंबई चला गया था। कुछ दिन फ़ोन करता रहा था, फिर जल्दी ही शायद वह वहाँ की अपनी रंगीन दुनिया में खो गया और माँ बाप, घर द्वार सबको पूरी तरह से भूल गया था। आज सुमित्रा अपनी गलतियों पर पछताकर सिसक रही थी, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी दरवाजे की घंटी बजी थी और उन्होंने घबराकर घड़ी पर निगाह डाली। सुबह के 6 बजे थे। सुमित्रा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने शची खड़ी थी। वे उससे लिपटकर जोर जोर से सिसक पड़ी। भाभी, आपने फ़ोन करने में इतनी देर क्यों कर दी? शची बोली थी। शची के हाथ से छूटकर ब्लैंक चेक हवा में फड़फड़ा रहा था।